चलो दोस्तों, धमाकेदार है ना। तो 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए, तीसरे चैप्टर शुरू करते हैं। आज कोशिश करेंगे, है ना, राइट। इसके साथ साथ और कुछ बातें भी हम कवर कर लें सर। तो अगला चैप्टर क्या है सर? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या दिख रहा है सर तुम्हें? बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। उम्मीद है कुछ कुछ याद आ रहा होगा, धुंधला धुंधला सा। लेकिन इसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा है। क्या पढ़ेंगे भैया इसमें हम? हाँ, इसमें हम एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो टॉपिक हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं इसमें, वो एक्स्ट्रा टॉपिक हम किस नाम से जानते हैं? वो तुम्हारे 12th में नहीं था। LPG किस नाम से पढ़ेंगे सर हम? LPG के नाम से पढ़ेंगे, वो तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना, चिंता नहीं करना, है ना, राइट। तो इसमें CUET के कोर्स में एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं LPG पॉलिसी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि, है ना, LPG पॉलिसी इन्हें बोला जाता है, राइट। और इसका इंपैक्ट हम पढ़ेंगे सर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले खास शब्दों पे ध्यान देंगे जिसके थ्रू क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, है ना। पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है? बोलो, दोनों होता है ना, राइट। इसमें क्या क्या होता है सर? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस। इसमें क्या क्या होता है सर? कस्टमर, कंज्यूमर, कंपटीटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, मीडिया, है ना। और ज्यादा जो एक्सटर्नल फोर्स होती है ये क्या होती है सर? इकोनॉमिक सोशल, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। पर ये जो SL है ना, ये होता है, इसे हम प्यार से नाम देते हैं SLEPT। क्या बोलते हैं सर? इसे हम बोलते हैं SLEPT, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना। क्या ये हमारे कंट्रोल में होता है SLEPT? नहीं, है ना। ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, हम इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो ये हमारे बिजनेस के ऊपर क्या करता है सर? इंपैक्ट डालता है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट पहला क्या होगा सर? टोटल एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है सर? ऑल फोर्सेज दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म। जो किसमें होता है सर? एक्सटर्नल। टोटल क्या होते हैं सर? एक्सटर्नल होता है। और उसमें क्या क्या आता है सर? 2 पार्ट में, स्पेसिफिक और जर्नल, यानी सम टोटल ऑफ, एक तो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं, क्या होता है ये? एक्सटर्नल। दूसरा, इसमें क्या क्या आता है? स्पेसिफिक में कौन कौन आता है? स्पेसिफिक में वो लोग आते हैं जो डायरेक्ट मेरे बिजनेस पे असर डालते हैं और किसी के बिजनेस पे नहीं। कौन? मेरा कस्टमर, मेरा सप्लायर, मेरा कंपटीटर। जर्नल में कौन आता है? जो मेरे नहीं, मेरे पड़ोसी के बिजनेस पे फर्क डालेगा, चाहे वो मेरा कंपटीटर हो, चाहे वो कोई और बिजनेस करता हो। तो उसमें क्या होंगे सर? सोशल, पॉलिटिकल, ये हमें पढ़ना है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। क्या होता है सर? इंटर रिलेटेड, यानी एक एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उससे क्या होता है? बाकी सभी एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हेल्थ केयर में चेंज हुआ है तो उससे रिलेटेड डाइट कोक, फैट फ्री ऑयल, इन सब एनवायरनमेंट में चेंज आने लगता है, ठीक है, इंटर रिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है सर? कीप ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार, है ना, बदलता है। एनवायरनमेंट हमारा, यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये चीजें बदलती रहती है। चुनाव आएंगे तो क्या होगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदल जाएगा ना, राइट। अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत अनसर्टेन होता है। रीजन बिंग, अनसर्टेनिटी कारण क्या है सर? जैसे फैशन बिल्कुल अनसर्टेन होता है। आज ये है, कल वो है ना, बदलता रहता है। फैशन अनसर्टेन होता है, यानी हमारा एनवायरनमेंट बहुत क्या है? बदल। खासकर टेक्नोलॉजी भी क्या होता है? जल्दी बदलती रहती है ना। कॉम्प्लेक्स, और बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्या होता है सर? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम इसको समझना नहीं पाते, क्योंकि किससे क्या इंपैक्ट होगा ये मुझे पता नहीं लगता, है ना। छोटे से एनवायरनमेंट में चेंज में बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है, राइट। अब छोटा सा चेंज आया कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो हम उससे मुझे ये पता नहीं लगता कि इससे क्या क्या, बोलो, इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डिफिकल्ट होता है। अब देखो, मान लो वॉर हो रही है, रशिया की वॉर हो रही है, ईरान की वॉर, है ना। अब क्या होता है? ये सारे पेट्रोलियम देश हैं, सारे पेट्रोलियम कंट्री हैं। रशिया से भी पेट्रोल लेते हैं हम, ईरान, इराक, यहाँ से भी लेते हैं। तो अगर यहाँ से पेट्रोलिंग या पेट्रोल लेना देना बंद हो गया तो पेट्रोल के दाम इंडिया में बढ़ जाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ते, एक तो तुम्हारा एक्सपेंस तो आना जाना तो महंगा हो गया, साथ में इससे क्या होगा? सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। जो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो आटा, दाल, चावल, सब्जी क्या हो जाएंगी सर? सब महंगे। शेयर मार्केट गिर जाएगी, है ना, ऑयल कंपनी के शेयर गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा सर? बिगड़ जाएगा, सिर्फ एक फैक्टर के चेंज होने से, ठीक है। अब सर डायमेंशन में क्या क्या आता है? बहुत ध्यान समझेंगे, डायमेंशन में क्या क्या आता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिर्फ इनके कीवर्ड याद रखने हैं मुझे। किस तरह की बातें आएंगी? अगर आपको इकोनॉमिक में, अगर आप देखो
जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इंडेक्सेस, टैक्स के रेट, अगर ये सब बातें आ रही हैं तो क्या हो रहा है सर, कौन सा एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक। अगर लिखा मिल रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, लिखा मिला है सप्लाई बढ़ रही है, लिखा मिला है इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज हो रहा है, तो इन सबसे क्या होगा सर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारी सोच से होता है, किससे होता है सर, सोच से, समझ रहे हो बात को। सोशल एनवायरनमेंट यानी कि सोसाइटी से, हमारे कस्टम और ट्रेडिशन से जो होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है लोगों का, है ना, कस्टम और ट्रेडिशन, दिवाली, एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारी सोच से डेवलप हो रहा है कि भैया सैलरी मेल और फीमेल की बराबर होनी चाहिए, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट हो गया, राइट, कि भैया अगर लड़के जॉब पे जाएंगे तो इन चीज़ों पे क्या होगा सर, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज द डिमांड ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना, इन सब चीज़ों की डिमांड सारी हमारी सबकी बढ़ेगी, तो सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, राइट। मैं जिम जाऊंगा तो ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, बात समझ रहे ना, राइट। दिवाली क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, दिवाली पे पटाखे, दिवाली पे मिठाइयाँ ज़्यादा बिक रही हैं, कपड़े बिक रहे हैं, ये सब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है। यानी कि हमारे कस्टम, ट्रेडिशन और हमारी सोच से जो एनवायरनमेंट बदलता है वो होता है सोशल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या वर्ड लिखे मिलेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लिखे मिलेंगे, हमारी गवर्नमेंट ने ये किया, किसी एमपी ने ये कर दिया, एमएलए ने ये कर दिया, ये होगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी पॉलिटिकल कंडीशन, रूलिंग पार्टी, है ना, राइट। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या किया जाता है, आईटी को बढ़ावा दिया जाता है तेलंगाना स्टेट की तरफ से, राइट, या आंध्र प्रदेश स्टेट की तरफ से। लीगल एनवायरनमेंट में क्या होगा, लीगल एनवायरनमेंट में होगा कोर्ट का डिसीजन, किसी कानून यानी कि एक्ट में कोई बात लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी है, तो ये सब क्या होगा सर, लीगल एनवायरनमेंट। कि सिगरेट स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, ये क्या है ना, प्रोहिबिशन, ये क्या है, लीगल एनवायरनमेंट है। तो कोर्ट का ऑर्डर, एक्ट मतलब किसी लॉ का ऑर्डर, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी है, तो सब किसमें होगा सर, लीगल एनवायरनमेंट, याद रखिए बात। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कैसी बातें आएंगी, कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बताएंगे हम सब आजकल टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, वेबसाइट से बुक कर रहे हैं, ऐप के थ्रू बुक कर रहे हैं, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं सर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सब मेरे बिजनेस से बाहर है, ये सारी चीज़ें क्या है सर, मेरे बिजनेस से बाहर है। अगर मैं तुम कहूँ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। अगर मैं पूरे यूनिवर्स में से किसको घटा दूं, अपने बिजनेस यूनिट को घटा दूं, जो बचेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बिजनेस एनवायरनमेंट, बात समझ में आई, राइट। यानी अपने बिजनेस, पूरे दुनिया में से अगर मैं अपने बिजनेस प्रोजेक्ट या बिजनेस फैक्ट्री को हटा दूं तो वो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्या होता है सर, एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल में भी स्पेसिफिक और जनरल हो जाता है, ठीक है। अब बताओ इसकी जरूरत क्यों है बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर पढ़ेंगे तो हमें मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो दो लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से कमाया, एक तो मारुति ने और एक एप्पल ने। एप्पल ने पहली बार टच स्क्रीन बनाई, तो आज भी वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मजा ले रहे हैं, ठीक है ना, राइट। यानी कि आप क्या करते हो, आप स्कैन करते हो अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लेते हो सर, अर्ली स्टेज में ही काम में ले आते हो, ठीक है, राइट। जियो ने भी यही मजा लिया, जियो ने देखा फ्री दो और फिर सस्ता दो, तो जियो ने क्या किया, फ्री सिम दिया सबको। अर्ली वार्निंग सिग्नल, अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को साथ साथ पढ़ता चलूंगा तो मुझे पता लगेगा कि मुझे एक थ्रेट मिलेगा, थ्रेट क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, वार्निंग मिलेगी, थ्रेट मिलेगा कि भाई ये चीजें अब इंडिया में क्या हो रही हैं सर, चेंज हो रही है। उसके हिसाब से अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये सबसे बढ़िया अर्ली वार्निंग सिग्नल पकड़ा किसने सर, एक ऐसी कंपनी ने जिसने देखा फॉरेन बाइक्स इंडिया में आ रही है, बजाज। तो बजाज ने उसके लिए क्या बनाया सर, पल्सर बनाया। क्या बनाई, पल्सर। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ के हमें पता लगता है कि हमें जो भी चीज़ें हमें करनी है उसके रिसोर्सेज बदल रहे हैं, उसके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन, रॉ मटेरियल, है ना, लेबर, ये सब क्या लानी पड़ेगी, एनवायरनमेंट के हिसाब से इकट्ठी करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आ रही है उसके नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुम्हें वो चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अपडेट होने में मदद करता है। किसमें मदद करता है, अपडेट होने में। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें मोटिवेट करता है जो रैपिड चेंज आ रहे हैं उनके साथ मिलके चलने पे, है ना, राइट। कि इन इफेक्टिव कोप विद द सिग्निफिकेंट चेंजेस, मैनेज अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। तो जो भी चेंज आ रहा है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, उसके साथ मिलकर चलने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, राइट। फिर क्या होता है सर, प्लानिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें मोटिवेट करता है, हमें इंपॉर्टेंस बताता है कि हमें साथ साथ चीज़ों को प्लान करना चाहिए। कैसे सर, अगर कोई भी नया प्लेयर इंडिया में एंटर कर रहा है तो हम उसको कंपटीशन देने के लिए क्या करेंगे, एक नए तरीके से प्लान करेंगे और एक नई तरीके से पॉलिसी बनाएंगे जो उसके साथ कंपीट कर पाए, है ना, बात समझ में आई। जैसे आईटीसी ने क्या किया, आईटीसी के होटल्स हैं, होटल्स, तो आईटीसी ने क्या किया, जब देखा कि इंडिया वाले ऐड करते हैं टूरिज्म का, है ना, एशिया में इंडिया का आता है तो उसमें ऐड होता है टूरिज्म का, तो हम क्या करते हैं, हम इनवाइट करते हैं दुनिया भर से लोगों को कि आप कहाँ पे घूमो, इंडिया में आके घूमो। अरे तो इंडिया में आके जो घूमेंगे तो उनको होटल्स फैसिलिटी तो अच्छी देंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, आईटीसी ने उनके लिए वहाँ जगह पर अच्छे होटल्स बनाए, 4 स्टार 5 स्टार होटल बनाए जहाँ पर पहले होटल्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। फिर आया सर इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ के क्या होता है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे तो उनसे compete करके हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक सब क्या करते हैं, पहले प्राइवेट बैंक अच्छे से करते थे, अब तुमने देखा होगा प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक बैंक भी अच्छे काम करने लगे। कैसे काम करने लगे, कस्टमर केयर, ऑनलाइन बैंकिंग, ऐप के थ्रू, है ना, बात समझ में। तो उन्होंने देखा कि भाई एसबीआई के, पीएनबी के खाते कम हो रहे हैं और एचडीएफसी के खाते ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जो प्राइवेट बैंक है वो क्या करते हैं, वो घर पे जाकर भी सर्विस दे देते हैं, है ना, और वो ग्राहक को क्या समझते हैं, वो ग्राहक को सच में कंज्यूमर इज द किंग, है ना, भगवान समझते हैं। तो उनके साथ वो बिल्कुल बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, टाइम देर नहीं लगाते। जो एसबीआई में इस काउंटर पे चले जाओ, उस काउंटर पे चले जाओ, तो सरकारी बैंक की तरह टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ा सरकारी बैंक ने, तो उन्होंने जाना कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ लोग, प्राइवेट बैंक भी अब ऐसे हो गए हैं जो ग्राहक को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और वहाँ पे टाइम कम लगता है। तो उन्होंने भी अपने आप को क्या किया, अडॉप्ट किया सुटेबल प्रैक्टिस से और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया। बात समझ में आ गई। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमें ये चीजें क्या करता है, बताता है। क्या चीजें बताता है कि हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है कि ये तुम्हारे पास डर, जैसे फॉरेन एमएनसी आ रही है तो आपको डर होना चाहिए कि ये लोग हमारे साथ कंपीट करेंगे, उसके हिसाब से रिसोर्सेज इकट्ठे करो, अपने आप को डायनामिक बनाओ, है ना, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है उसके हिसाब से क्या करो सर, अपने आप को भी बदलना शुरू करो। पुरानी चीज़ों के साथ काम करना बेकार है, ठीक है, राइट। फिर प्लानिंग करो और खुद की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो। फिर आती है बात सर, ये तुम्हारा है जो 12th में नहीं था और जो कहाँ पे आया सर, सीयूट में आया, पॉलिसी 1991। कौन सी पॉलिसी सर, 1991। तो 1991 में मनमोहन सिंह जी की ये पॉलिसी है। मनमोहन सिंह जी ने ये देखा कि भाई जितने भी हमारी इंडस्ट्री है सबके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था सर, लाइसेंस। अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, हाँ, हर बिजनेस को करने के लिए, है ना, राइट। तो मनमोहन सिंह ने जो देखा इससे बहुत दिक्कत वाली बात है, उन्होंने क्या किया, डी लाइसेंसिंग पॉलिसी में कहा कि अब किसी को भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है बिजनेस करने के लिए, एक्सेप्ट 6 चीजों के लिए लाइसेंस लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हथियार, है ना, हथियार समझते हो ना, जैसे कि वेपन बनाने हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना है, दवाई बनानी है, मेडिसिन, तो मेडिसिन के लिए लाइसेंस लेना है, मेडिसिन बनाना है। अगर तुम्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए लाइसेंस लेना है। समझ रहे बात को। तो कुल मिला जुला के कितनी चीजें बनती हैं, कुल 6 चीजें मनमोहन सिंह जी ने बोला इनके लिए लाइसेंस लो। अब बाकी चीजों के लाइसेंस, अब मुझे जूते बनाने हैं, किस बात, अब क्यों लाइसेंस क्यों लेना भाई, लाइसेंस नहीं लेना, है ना, राइट, बात समझ में आ रही ना। मुझे मूवी हॉल खोलना है, लाइसेंस नहीं लेना। मुझे मॉल बनाना है, मुझे लाइसेंस नहीं लेना। लेकिन ना आज की डेट में अगर मुझे, है ना, जैसे लीकर कह दो, लीकर शराब है ना, तो लीकर की दुकान खोलनी है तो क्या लेना पड़ता है सर, फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। दवाइयाँ बनानी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। वेपन्स बनाने हैं, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस डी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया कि बिजनेस में अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। आसान हो गया, मुश्किल हो गया, बिजनेस बहुत आसान हो गया, है कि नहीं बात। दूसरा, पहले जो भी बनाते थे 1991 से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी और उसमें ज्यादातर हिस्सा सरकारी हिस्सा होता था कि भाई अगर मुझे कोई बिजनेस खोलना है तो सरकार कहेगी 60% हमारा होगा, 40% तुम्हारा होगा, ताकि सरकार का उस पर क्या रहे, कंट्रोल रहे। तो कंट्रोल किसी भी गवर्नमेंट का हो जाता है अगर गवर्नमेंट के पास क्या हो, अब तो तुम 12th तो पढ़ चुके ना, इक्विटी शेयर। अगर गवर्नमेंट के पास मोर देन, इफ एनी गवर्नमेंट हैविंग मोर देन 51% या 50%, है ना, इक्विटी शेयर, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। क्या हो जाती है, गवर्नमेंट कंपनी। तो फिर प्राइवेट सेक्टर का रोल खत्म हो जाता है, जो गवर्नमेंट बोलेगी वो करना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी ने बोला भाई प्राइवेट सेक्टर की एंट्री देनी पड़ेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो सरकार
काम करे ना करे, प्राइवेट सेक्टर को अपने काम कर लेने चाहिए। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर का रोल क्या किया सर, घटा दिया गया, और 100% पब्लिक सेक्टर में कुछ ही चीजें रखी गई, है ना, जैसे रेलवे, बिल्कुल सही बात, ठीक है, एटॉमिक पावर, कोयला, ठीक है ना। अब बिजली तो खैर प्राइवेट भी होती है, मुंबई में तो बिजली कौन देता है, रिलायंस पावर देता है ना, तो बिजली तो प्राइवेट भी होती है। लेकिन बस 3-4 इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी सब इंडस्ट्री को क्या कर दिया गया, पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट को भी एंट्री दे दी गई कि आप भी हमारे साथ कंपीट कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल साथ साथ, है ना, पब्लिक स्कूल, राइट। अगला सर, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ, हाँ, जैसे LIC सोल्ड 10% शेयर, तो LIC ने क्या किया, 10% शेयर किसको दे दिए सर, जनता में बांट दिया। अभी LIC का IPO आया था ना, जिसे हम बोलते हैं LIC का IPO, तो LIC ने बेच दिया, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर क्या कर देना, आम जनता में दे देना, याद रखिए बात। फिर सर, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि इसे हम बोलते हैं हमारे देश में FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना, FII या FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी मनमोहन सिंह जी ने बोला कि जो भी विदेशी कंपनी इंडिया में आके क्या करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, वो क्या है, हाँ, वो एकदम फ्री है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे भाई आप क्या कहते हैं, एप्पल इंडिया में कह रहा है कि हम क्या बनाएंगे, मोबाइल यहीं बनाएंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई लिमिट नहीं, हाँ, मतलब वो अपने इसमें हिसाब से होता है, उसके लिए बनाया था ये वाला बोर्ड, इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ठीक है। अब वो कह रहा बात नहीं करो, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला गया कि भाई जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कुछ क्षेत्र ऐसे बनाए गए जिसमें डायरेक्ट, जैसे FMCG में विदाउट एनी लिमिट या विदाउट एनी, है ना, ज्यादा मतलब क्या तो दिक्कतें, सीधा आप FDI ला सकते हैं FMCG पर। FMCG मतलब HUL क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फॉरेन कंपनी है, तो सारे के सारे इंडिया के FMCG प्रोडक्ट बेचती है वो, है ना, राइट। तो FMCG, कोका कोला आगे, विदाउट एनी दिक्कत आप क्या कर सकते हो, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसे बोलते हैं आज़ादी दे देना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में क्या करने के लिए सर, ये लिखी बात, 100% FDI परमिट कर दिया गया है इंडिया में, खासकर FMCG सेक्टर में। FMCG समझते हो ना, पैकेज गुड्स जो होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, तो 100% FDI है। तो मनमोहन सिंह जी ने बोला विदेशी कंपनी को इंडिया में आने दो, डरो मत कि वो हम पे कब्जा कर लेंगे, हम कब्जा नहीं करने देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कोका कोला आया नहीं आया इंडिया में, चल रहा है ना, थोड़ी इंडिया में कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक है। और फिर लिबरलाइजेशन करते हैं टेक्निकल एरिया में, और आप जानते हैं जितनी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, विंडो के थ्रू चल रहा है, तो विंडो क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, राइट। जब आप इंटरनेट एक्सप्लोर चलाते हो, वो भी याहू का हो गया, या फिर आप क्या करते हो, क्रोम किसका हो गया, तो ये सारी फॉरेन टेक्नोलॉजी तो है। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आए, और जो भी बंदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो 1991 में मनमोहन सिंह जी ने कितनी बातें बताई सर, ये बातें बताई कि अगर किसी, इसे इन सभी बातों को क्या बोला गया, फीचर्स ऑफ 1991 पॉलिसी, कि 1991 में जो पॉलिसी बनाई गई उनको इन फीचर्स के आधार पर, इन काम के या इन प्रोजेक्ट के आधार पर बनाया गया कि जब हम पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें ये एक प्रोजेक्ट होगा, ये एक प्रोजेक्ट होगा, डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट होगा, विदेशी लोगों को इंडिया में आने की इजाज़त मिलेगी, टेक्नोलॉजी को इंडिया में आने की इजाज़त मिलेगी। एक बोर्ड बनाएंगे जो चेक करेगा कि हमारे पास कितना, है ना, फंडिंग ला सकते हो आप विदेश से इंडिया में। फिर LPG ने जब इन सब करेक्टरिस्टिक को देखा, तो इन सब करेक्टरिस्टिक को उन्होंने क्या किया, एक जगह पे सीमित कर दिया, है ना, कुछ को रखा लिबरलाइजेशन में, कुछ को रखा प्राइवेटाइजेशन में, और कुछ को रखा ग्लोबलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरेट कर देना। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, मुक्ति या आज़ादी, मुक्ति या आज़ादी, यानी किन किन चीज़ों से मुक्ति मिल गई, लिबरेट हो गई, किन किन चीज़ों से आज़ादी मिल गई। बताओ किन किन चीज़ों से आज़ादी मिली। सबसे पहला याद रखना है, एग्जाम में पूछेंगे भाई, होश में याद रखना है,
नोट करना चाहो नोट कर लेना कॉपी में। लाइसेंस से आजादी है ना, स्केल ऑफ बिजनेस से आजादी, मतलब ब्रांचेस। अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे, हम आरकेजी की ब्रांच खोलना चाह रहे हैं भैया, कहाँ पे, एमपी में, तो आज़ादी है। पहले क्या होता था, दूसरी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, दूसरी दुकान खोलने के लिए पूछना पड़ेगा। यू कैन नाउ ओपन एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस, स्केल ऑफ बिजनेस से आज़ादी। फिर आज़ादी होगी आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस की, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हो आप, मूव कर सकते हो प्रोडक्ट को। पहले स्टेट वाइज क्या होता था, डिफरेंशिएट होता था कि भैया एक स्टेट दूसरी स्टेट में गुड्स ले जाना या लाना क्या करती थी, अलाउड नहीं करती थी। 91 से पहले की बातें हैं, ठीक है। फिक्सिंग द प्राइस, आप अपनी किसी भी चीज का प्राइस फिक्स कर सकते हैं। बस आजकल 2-3 चीज है जिन पे प्राइस को आप फिक्स नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे पेट्रोल और दवाई। अब तुम कह दो कि भैया पैरासीटामोल है, डोलो बेचूंगा 1000 रुपए की एक, तो डॉक्टर, हर डॉक्टर बुखार में डोलो लिखता है, पैरासीटामोल, तो उस केस में आप प्राइस डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सब चीजों में आप अपने प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो भाई। बात समझ में आई ना, राइट। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कितने रुपए में पढ़ाऊंगा ये मेरे हाथ में, मुझे गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। इधर ध्यान दो, मुझे गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही ना बात, बोलो, ठीक है। ये टॉपिक है भाई जो तुमने 12th में नहीं पढ़ा होगा, इसे ध्यान से पढ़ना इसे। अगला सर, रिडक्शन इन टैक्स रेट, यानी टैक्सेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अगला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बनाया जाएगा और फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया जाएगा। यानी इन सब चीजों से आजादी मिली। बताओ कितनी चीजों को आजादी मिली, बताओ। लाइसेंस से आजादी, स्केल से आजादी, स्केल मतलब कितनी ब्रांचेस खोलो, मूवमेंट ऑफ गुड्स की आजादी, अपने प्राइस खुद डिसाइड करने की आजादी, टैक्स को कम करने की आजादी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आजाद करना, इजी बनाना, और टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने की आजादी। तो टोटल कितनी लिबरेशन हो गई, टोटल 7 तरह की चीजों से हमें लिबरेशन हुई, यानी मुक्ति मिली, आजादी मिली। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचना। यानी कि ये वर्ड याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछ सकता है, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। बात समझ में आई, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि गैप ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिमेन द बैरियर, यानी कि जो भी बाउंड्रीज है उनमें कोई बैरियर नहीं, आप क्या कर सकते हो, अपना सामान दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सरकारी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं उनका कुछ हिस्सा किसको दे देना सर, उनका कुछ कंट्रोल पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर को दे देना, है ना, राइट। जैसे भाई LIC ने 10% पब्लिक को दे दिया, NTPC का 40% पब्लिक को है, वहां पर अच्छा वहां साइन इन करने की जरूरत है नहीं, मैं खोल के आ जाता हूँ। तो प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर्स किसको दे दिए, प्राइवेट लोग, है ना। जैसे LIC ने 10% दे दिया, NTPC ने 48% दे दिया, यानी जनता में बांट दिया, तो उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा देना, इसको बोला जाता है, इसको दूसरी भाषा में डिसइन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ट्रांसफर टू द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिट, याद रहेगी बात। अब बताओ, एक बार फिर से रिवाइज कर लो क्योंकि ये तुम्हारा टॉपिक उसमें नहीं था, जल्दी बताओ कौन सी पॉलिसी आई हमारे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके फीचर्स क्या थे, पहला डी लाइसेंस, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना, छुट्टी मल्लिकल, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन कैपिटल इंडिया में मंगाना, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आना। अब जितनी भी कार्स हैं, तो अब भाई मारुति है, मारुति किसकी टेक्नोलॉजी, जैपनीज टेक्नोलॉजी है ना, सुजुकी, है कि नहीं बात। फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में लाना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बोर्ड बनाना। फिर LPG में आया कि लिबरलाइजेशन कितनी चीज़ों से मिलेंगे, हम कितनी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, कितनी चीज़ें थी, 7, लाइसेंस, स्केल, मूवमेंट, अपने प्राइस खुद डिसाइड करना, ठीक है, टैक्स घटाने की आज़ादी गवर्नमेंट के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान बनाना और टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर भी बेचेंगे, यानी इंटीग्रेट द माई इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग की पब्लिक सेक्टर ओनरशिप को
प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप देना। ठीक है ना। तो आजकल हमारे इसमें चलता है ना प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर देना। ठीक है, ये चीजें बोलते हुए समझ आ गई। जब ये पॉलिसी बन गई तो इनका असर क्या हुआ, असर क्या हुआ बताओ, इम्पैक्ट। जब लोग फॉरेन से इंडिया में आ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हर चीज में कंपटीशन हो गया। टेक्नोलॉजी बताओ, ऐसी कौन सी विदेशी कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है टेलीकॉम में, टेलीकॉम में सिम, वोडाफोन है कि नहीं, वोडाफोन इंडिया में काम कर रही नहीं कर रही, तो वोडाफोन बाहर की कंपनी है। एयरलाइन में कौन है इंडिया के टक्कर में, है ना, बाहर की इतनी भी एयरलाइन है, विस्तारा हो गई, ये हो गई। बैंकिंग HSBC, फॉरेन इंश्योरेंस, फॉरेन कार्स इंडिया में आ रही नहीं आ रही, तो कंपटीशन बढ़ गया नहीं बढ़ गया इंडिया के साथ। दूसरा, कस्टमर मोर डिमांडिंग हो गया, क्योंकि कस्टमर को अगर चॉइस मिल रही है तो कस्टमर ज्यादा डिमांड कर रहा है ना, राइट। टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि नई मशीनरी नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, तो हमें उसके हिसाब से क्या करना है, चेंज होना है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हाईली कम्पिटिटिव अगर ह्यूमन रिसोर्स इंडिया में आ रहे हैं, जैसे चाइना और जापान, तो वहाँ भैया वो मोबाइल की टेक्नोलॉजी को खुद इतने अच्छे तरीके से जानते, तो उनके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने खुद की लेबर को भी उनके कंपटीशन में क्या बनाना पड़ेगा, क्वालिफाइड और ट्रेंड बनाना पड़ेगा। मार्केट ओरिएंटेशन, है ना। अब पहले पता क्या होता था, पहले होता था कि सामान या गुड्स बना दो 91 से पहले, और उसके बाद कहाँ बेच दो, मार्केट में डाल दो, बिकना ही बिकना है, क्योंकि पहले प्रोडक्ट ही नहीं होते थे, है ना। बात समझ में आ रही ना, पहले तो ब्रेड बना दो, मार्केट में डाल दो, बिकनी बिकनी है। बात समझ में आई। पहले तो कार बना दो, एक ही कार थी मारुति, मार्केट में डाल दो, यानी कि बिफोर 91 डिमांड इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई। अब 91 से क्या हो, अब पहले मार्केट को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना पड़ता है कि मार्केट में चाहिए क्या, पहले ये देखोगे, उसके बाद क्या करोगे, डेवलपमेंट करोगे। तो पहले स्टडी करेंगे मार्केट को और फिर उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इंपैक्ट हुआ क्या करने के बाद, पॉलिसी आने के बाद। पहले तो क्या था, पहले मतलब जैसे कपड़ा इंडस्ट्री है, पहले एक ही कपड़ा इंडस्ट्री है, मान लो रिलायंस थी, हाँ रिलायंस का पहला काम कपड़े का तो था। ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने कपड़े टेक्सटाइल तो खोला था, ठीक है ना। अब रिलायंस थी बस, या मान लो रेमंड्स हो गई। ठीक है, तो क्या करते थे, सप्लाई कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, वो क्या होना है, सेल होना ही होना है। हाँ, इनका टेस्ट ले लो, ये बातें कर रहे हैं आपस में। हाँ ठीक है ना। तो क्या होना है सर, सामान बिकना ही बिकना है। जब फॉरेन से लोग इंडिया में आ गए तो विदेशी कपड़े भी इंडिया में आने लगे, विदेशी, है ना, क्वालिटी भी इंडिया में आने लगी। तो फिर हम देखते हैं रेमंड्स को, रिलायंस के कपड़े को कंपेयर करते हैं जो फॉरेन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा सर, मार्केट ओरिएंटेशन ज़्यादा हो गया, यानी मार्केट में लोग क्या करने लगे सर, ज़्यादा आने लगे। अब हम मार्केट ओरिएंटेशन हो गए, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन नहीं रहे। पहले मार्केट को पढ़ेंगे फिर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और पहले क्या होता था, पहले प्रोडक्ट लॉन्च होता था और फिर मार्केट में अपने आप बिक जाता था वो। ठीक है ना। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक खतरनाक बात जो मनमोहन सिंह जी ने कह दी, अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट को लॉस होता है तो वो लॉस पब्लिक सेक्टर यूनिट को खुद ही झेलना पड़ेगा। हम सरकारी बजट से उनके लॉस को भरते नहीं रहेंगे। रेलवे को तो भर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और यूनिट्स को, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया एनटीपीसी, कि एनटीपीसी को अगर इस साल लॉस हो रहा है तो एनटीपीसी को सरकारी खजाने से पैसे नहीं मिलेंगे कि सर हमें लॉस हो गया, लॉस की भरपाई के लिए आप हमें कुछ पैसे दे दो, है ना। तो गवर्नमेंट बजट से, गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सरकारी कंपनी ना सारी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, जिसमें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो महारत्न और नवरत्न कंपनी। ठीक है, तो अगर ये सरकारी कंपनी और इनको लॉस होता है तो इनको बोला गया कि अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सीखो भाई। जब तक तुम खुद प्रॉफिट में नहीं आओगे तो सरकार तुम्हें पैसा बांटती रहेगी, तुम जिंदगी भर क्या करोगे, लॉस ही करते रहोगे। रेलवे, अब रेलवे क्यों लॉस में, क्योंकि रेलवे को अपने ऊपर पैरों पे खड़े करने का मौका नहीं दे रहे आप। प्राइवेटाइजेशन कर दो उसके आधे हिस्से का, तो क्या होगा, अपने आप पैरों पे खड़े होंगे तो अपने आप प्रॉफिट आने लगेगा। एयर इंडिया पहले लॉस में था, टाटा ने ले लिया तो प्रॉफिट में आ जाएगा वो, क्या कि नहीं बात। तो सरकारी सपोर्ट बंद कर दिया, किसने, गवर्नमेंट पॉलिसी ने। ठीक है,
फिर से डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, याद आ गई बात, ये तो पढ़ा भाई है ना। 500 के नोट आज रात 12 बजे से भाई बहनों बंद हो जाएंगे कि नहीं बात। यही तो नहीं, इससे पहले तो कई साल पहले हुआ था। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या, एम, कर्ब द करप्शन। इसके फीचर क्या पढ़ते बताओ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, है कि नहीं बात, राइट। कि आप जितनी भी आपके पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी क्या होते हैं, जो बैंक में जमा नहीं करते। अगर कोई तुमसे पूछे ब्लैक मनी क्या होता है तो बोलते हो कि आप क्या बोलोगे, इनकम नॉट टैक्स्ड। जिस इनकम पर तुमने क्या नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, तो वो क्या बनेगी, ब्लैक मनी। इनकम नॉट टैक्स्ड इज ब्लैक मनी। ठीक है, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की ब्लैक मनी को आप डिक्लेयर करो ताकि आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह है ना नहीं लगाई जाएगी, है ना, राइट। टैक्स को ज्यादा हम क्या नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। आपकी सेविंग जो आपके घर में पड़ी है वो कहां हो जाए, चैनलाइज और बैंक में आ जाए। और डिमोनेटाइजेशन का चौथा एम यानी कैशलेस चीजों का इस्तेमाल करना, जो हम करते भी हो तो पेटीएम वगैरह सब चलता है ना, बात समझ आ गई। तो पहला टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, ठीक है, राइट, कि आप जमा कर दो तो ठीक है, अगर जमा नहीं करोगे तो पेनल्टी के लिए तैयार रहना। टैक्स की चोरी को हम, इवेजन मतलब चोरी, टैक्स की चोरी को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये पिक्चर में ये दिखाया था। इसका असर क्या हुआ, इंपैक्ट डिमोनेटाइजेशन का, कैश ट्रांजैक्शन घट गई, बैंक में पैसा ज़्यादा आ गया, ठीक है ना, और फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्रीज हो गई। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हो गई, नहीं होगी, जो प्राइवेट लोगों की वेल्थ थी, जब नोट ही नहीं है तो वेल्थ डिक्लाइन हो जाएगी, जैसे कि घर की कीमत, जमीन की कीमत, वो डिक्लाइन होगी, रियल एस्टेट। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेलवे जैसा था वैसे का वैसे चल रहा है, ठीक है ना। डिजिटाइजेशन बढ़ गए नहीं बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन है ना, पहले हुआ था 57 में भी हुआ, 54 में भी किया, 46 में भी किया, ऐसे हुआ, कुछ कुछ है ना डिमोनेटाइजेशन हुए। इन टाइम पे हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन किया जा चुका है, ठीक है सर। अब इसकी बात करते हैं, तो ये पढ़ने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए सर, क्वेश्चंस करते हैं सर, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट आपके सीयूट के एमसीक्यू। अब पहला क्वेश्चन, एक से 6 पढ़ो जल्दी। 1 से 6 तक का क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, इस टेक्स्ट में, जल्दी पढ़ो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ पढ़ेंगे। पढ़ें, पढ़ लिया ना। सबसे पहला, वन ऑफ द मेजर स्टेप टेकन वॉज स्टार्ट द वेबसाइट, कि हम ऑनलाइन डील करेंगे। कौन सा एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी, आसान था। दूसरा बताओ, हाँ, यानी कि नहीं, he made necessary changes in working with the business to meet the circumstances, which importance of management scanning changes, है ना, हाँ, चेंजेस कर रहा है अपने बिजनेस में, कोपिंग विद रैपिड चेंज। तो कोपिंग विद रैपिड चेंज तो किस में आएगा, इसमें आएगा ना, ठीक है। अपने हिसाब से वो चेंज कर रहा है भाई। इंपॉर्टेंस में देखो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज में तो क्या होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को हम एनालाइज करते हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या होता है,
वहाँ से हमें कोई ना कोई थ्रेट या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये रहा। इसमें रिसोर्सेज करते हैं, ये रहा। एनवायरमेंट चेंज के हिसाब से हम अपने आप को क्या करते हैं सर, बदलते हैं। तो ये होगा कोपिंग विद रैपिड चेंज, है कि नहीं बात, राइट। तो उसमें भी तो यही कह रहा है वो, अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज करो, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। तो क्या होगा, एडॉप्शन ऑफ चेंज। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोपिंग विद रैपिड चेंज। तीसरा बताओ कैसे पता लगा, प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। ये किसको दिखाता है सर, सोशल एनवायरमेंट। अगला बताओ, नहीं नहीं नहीं, अरे टैक्स पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है सर, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, है ना। पॉलिसी चेंज हो रही है ना, लीगल विच है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। पॉलिसी इकोनॉमिक्स के टर्म है, टैक्स पॉलिसीज। लीगल में तो आएगा कोर्ट, लॉ, ये सारी चीजें। पांचवा बताओ, ये तो चलो आसान था, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और आखिरी क्वेश्चन छठा, वैल्यू। हालांकि वैल्यू रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ऊपर, रूरल डेवलपमेंट ही तो कर रहे हैं। 7 से 12 पढ़ो, 7 से 12 क्वेश्चन करने हैं हमें इसमें। कोका कोला की केस स्टडी है ना। डाइट कोक ले आए, अपॉर्चुनिटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंसर्न अबाउट द हेल्थ, प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, सोशल वाली बातें है ना। पहचान लोगे ना आप, अनमोल बात क्यों कर रहे हो। 7th बताओ, पूछ रहा हूं मैं तो बस, है ना। 7th बताओ कौन सा एनवायरनमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से मैच कर दो ना, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। 8 कंसर्न अबाउट द हेल्थ, हेल्थ और प्रेफरेंस इसके बारे में आता है सर, सोशल। 9 इंपॉर्टेंस बतानी है, आइडेंटिफाई वन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, क्या होगा सर, हाँ, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये तो लिखा है उसमें। ये कि कंपनी ने क्या किया, जो पुरानी कोक थी उसमें से कैफीन हटा दिया, डाइट कोक बना दी, कोक जीरो शुगर, कोक कोला वनीला। तो उन्होंने जब ये चीजें करी तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को चेंज किया, राइट। जिसकी वजह से क्या हुआ सर, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, और इन्हीं को ही क्या मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नहीं, पर वो इंपॉर्टेंस पूछ रहा है ना, है ना। इंपॉर्टेंस इसमें डायनामिक है भी नहीं, है ना। 10th बताओ, दोनों से मैनेज करना है, फीचर, स्पेसिफिक एंड जनरल फूड। 11th विच बिजनेस एनवायरनमेंट डिड कोका कोला टैप इनटू, कौन से एनवायरनमेंट में जा रहा है वो, सोशल एनवायरनमेंट में, है ना, राइट। जो नई चीजें बना रहा है वो सोशल एनवायरनमेंट में जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला, कोका कोला का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, कोका कोला एवोकाडो, ये कोका कोला का प्रोडक्ट नहीं है, है ना। कैफीन फ्री भी है, ऊपर जीरो शुगर भी है, और ऊपर कोका कोला चेरी भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं लिखा, इसमें पढ़ो ना, कैफीन फ्री, जीरो शुगर, चेरी, वनीला, लेकिन कोका कोला एवोकाडो नहीं है। 13 से 18 पढ़ो,
पढ़ लिया? बताओ पहला। वर्क सक्सेसफुल वर्किंग इन विच डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन में काम कर रहे हैं? सोशल में तो काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला बताओ। कौन सा एडवांटेज है? सारे, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं? रिक्रिएशन सेंटर भी बनाओ, स्पेस टू सोशलाइज, इवेंट, कॉन्सर्ट, फूड बेवरेजेस ऑप्शन, एंटरटेनमेंट, इंक्रीज बाय, है ना? तो क्या कर रहे हैं सर? विच एडवांटेज क्या हो रहा है? सारे हो रहे हैं। एन एनालिटिकल रिपोर्ट इज ए टाइप ऑफ, तो याद रखना ये है ना, ये होती है सर बिजनेस रिपोर्ट। तो ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स होगा, तो ये बिजनेस रिपोर्ट। वाई शॉपिंग मॉल इज नॉट अट्रैक्टिंग टू द कस्टमर नाउ अ डेज, शॉपिंग मॉल आजकल क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे? क्योंकि दे प्रेफर टू यूज ऑनलाइन परचेज, इसलिए मॉल में लोग कम जा रहे हैं। 17, रिकंस्टिट्यूट इनटू रिक्रिएशन सेंटर, ये तो उसने सलाह दी कि रिक्रिएशन सेंटर बनाओ तो लोग आना शुरू होंगे। कौन सा स्टेप लिया है? हाँ, फूड पे भी फोकस करो और एंटरटेनमेंट पे भी। 19, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशल, फीचर में पड़ता है स्पेशल और जनरल दोनों का होता है। एडवर्टाइजमेंट सिगरेट पे जो लिखी होती है वार्निंग, वो क्या होते हैं सर? वो होता है लीगल एनवायरनमेंट। 21, विच आर द फॉलोइंग अवेलेबल इन द टाइम, कौन सी चीज हमें टाइम पे कर देनी चाहिए पढ़ने के लिए? वार्निंग सिग्नल, ये तो इंपॉर्टेंस थी, बाकी तो इंपॉर्टेंस थी नहीं। 22, बिल्कुल सही, रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल। जीडीपी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। 24, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड टू चेंज विल प्रोवाइड थ्रेट, क्योंकि ये तीनों तो है ही नहीं इंपॉर्टेंस में, तो थ्रेट ही बचा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एम्स टू फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे ग्लोब में हमें जाना है, तो इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी और फॉरेन एक्सचेंज भी करना है। 26, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून बनाता है, तो लीगल एनवायरनमेंट। 27, ऑल ऑफ दिस, रुपी के वैल्यू में इंक्रीज एंड डिक्रीज, इकोनॉमिक। 29, सोशल एनवायरनमेंट इज फैमिली, क्योंकि इकोनॉमिक हो गया, ये लॉ वो हो गया लीगल, और एक्ट भी लीगल हो गया। 30, ओनली 3, लिबरलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी की यूनिटी की तो बात नहीं है। रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स में रिडक्शन करना है, ये सर लिबरलाइजेशन में आज़ादी। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये थोड़ी था आज़ादी में। और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ये तो ग्लोबलाइजेशन हुआ। आज़ादी में तो क्या था? अपने प्राइस डिसाइड करो, स्केल बढ़ाओ, डी लाइसेंसिंग करो, ये तो था ना, तो वो लिखने पड़ेंगे वो। 31, ठीक है। 32, जीडीपी, बिल्कुल सही, ये तो इकोनॉमिक्स वाली बात है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इज कंसर्न विद ग्लोबलाइज, एक्सपोर्ट मतलब ग्लोबलाइजेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? बोलो सही, बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन। फैशन में चेंज आ रहा है सर, नहीं नहीं नहीं, अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी, ये तो इसमें आएगा ना, लिबरलाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन लिखा है ना, लिबरलाइजेशन में तो पढ़ा था हमने। लिबरलाइजेशन तो इनको लिख लो ध्यान से, फोटो खींच लो इसकी पहले, इन सभी 6 के 6 पॉइंट की, और इसको कॉपी में लिख लेना। पता लगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम लिबरलाइजेशन की जगह ग्लोबलाइजेशन लिखा होगे। खींच ली? लाइसेंस, स्केल, मूवमेंट, प्राइस, टैक्स, फॉरेन कैपिटल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सिंपल। थर्टी 35 सही, बिल्कुल। स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। 37 इंक्रीज कंपटीशन, रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा ना, इतना कंपटीशन होगा ज़्यादा। 38 बोलो, मशीन, टेक्नोलॉजिकल। 39 पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सरकार बदल गई तो दिक्कत हो जाएगी। 40 ये याद करना पड़ेगा, नैरो लैक है ना, वैसे इस तरह के पूछे नहीं जाने चाहिए ना। 41 दिवाली क्या है सर? सोशल एनवायरनमेंट का सर। 42 हाँ, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। 43 सोशल एनवायरनमेंट, हेल्थ कॉन्शियस अवेयरनेस है ना। 44 चेंज इन फैशन, गारमेंट। IBM कोकोला लीव इंडिया अंडर विच एनवायरमेंट इफेक्ट? एंटर इंडिया या लीव इंडिया है ना, लीव इंडिया या एंटर इंडिया। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, उन्होंने क्या किया सर? इंडिया में आना जाना उनके हाथ में। 46 हेल्थ फिटनेस, सोशल। 47 एम्प्लॉयज। 48 यूजफुल, हाँ, चीप नहीं, यूजफुल। इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। 50 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्ट, कौन सा बनेगा सर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब तो 2019 आएगा, कौन सा आएगा? $51 ओनली 4, ठीक है ना। मिनरल वाटर बॉटल बिस्लरी वॉज एबल टू कैप्चर द बिग मार्केट इंडिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। 52 फॉरेन ट्रेड्स, ठीक है, याद रखें फॉरेन ट्रेड्स। 53 लीगल एनवायरमेंट। 54 इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 55 मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या आएगा सर? मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी। 56 all of these. Liberalization means
आज़ादी गिनना गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से। 58 ठीक है, प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर। ओनली 4 है ना। 59 इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले रिसर्च करते हैं फिर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। 60 क्विक चेंज, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बदल रही हैं। 61 मैक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो कंप्यूटर में आएगा ना, सही बात। नॉट द मैक्रो है ना। 62 टेक्निकल सिचुएशन, आपके हाथ में पावर नहीं होती क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी बेकार कैसे भी बेकार हो सकती है। 63 बिल्कुल सही। 64 सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज, सब्सिडी मिल रही है यानी कि छूट मिल रही है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे एलपीजी पे सब्सिडी देती है ना, सिलेंडर वगैरह पे, दवाइयों पे, ऐसी। 65 ना 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 ना, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन हुआ ना। 66 फ्री फ्लो ऑफ डिफरेंट कंट्री, ये है ग्लोबलाइजेशन। 67 टेक्नोलॉजी से क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएंगे। बेस्ट है ना। 68 एनवायरमेंट स्कैन से, नहीं 68 से क्या होगा, हाँ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। 69 फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा तुम्हें अगर तुम दही से क्या करोगे, स्कैन करोगे। 70 गवर्नमेंट कंट्रोल हटा देना, लिबरलाइजेशन। 71 ऑल ऑफ दिस, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। 72 प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। 73 सोशल, हेल्थ कॉन्शियस, बार बार आ रहा है तो सोशल। 74 अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रोल। 74 नहीं, पब्लिक एंड प्राइवेट हैज़ बीन डिसाइडेड, दोनों का। 75 टफ कंपटीशन, ये तो हमने पढ़ा था किसमें, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी में, कि पहला ही क्या था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, तो इसमें हमने जो पढ़ा, इम्पोर्टेंस भी पढ़ ली, सारे एनवायरनमेंट पढ़ लिए, साथ साथ इसमें जो आया वो एलपीजी के क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी थे, जो हमें पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में कौन सा है। तो मेरे हिसाब से एलपीजी के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आने, तो वो तुमने 6-7 वर्ड नोट कर लिया ना, वो हैं अगर तो लिबरलाइजेशन, विदेश से बाहर, विदेश से अंदर क्या होगा सर, ग्लोबलाइजेशन। और अगर पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग को, पब्लिक सेक्टर के डिसीजन को किस में दे रहे हो, प्राइवेट लोगों के हाथ में, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भैया, बोला समझ गए सर, आगे भी पढ़ेंगे, रुक जाओ।